everyone, welcome back to my YouTube channel Chemistry Hub. So now in this lecture I am going to start with the इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम द नस्ट इक्वेशन कि हमने देखना है कि नस्ट इक्वेशन से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो इक्विलिब्रियम मीन्स कि इट इज़ इक्वालिटी बिटवीन द टू। आपके पास जब भी कोई इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करवाते हैं हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, रिडक्शन हाफ सेल एंड द ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप करने के लिए हमें पहले कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन लेना पड़ेगा जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों रिएक्शन हो रहे, तभी हम उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिलेट कर पाएंगे। सो उसके लिए हमें एक एग्जांपल जो ले रहे हैं दैट इज ऑफ द डैनियल सेल। डैनियल सेल में हमें पता है कि केमिकल रिएक्शन किस में होता है, जिंक एंड कॉपर सल्फेट का हम इसमें एग्जाम्पल ले रहे हैं, जिसमें आप देखो कि हमारे पास जो बेसिक इसका केमिकल रिएक्शन है दैट इज जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट एंड कॉपर बनाता है। ये आपने काफ़ी बार पहले भी कर लिया है। अगर आप इसको जनरल हम इसको आयनिक इक्वेशन में लिख लेते हैं सो दैट कि जो आयंस ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे हैं हम उन्हीं के ऊपर फोकस करेंगे। मैं आपको पता है कि इससे जिंक यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड से ये क्या हो रहा है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द, इसमें यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन से +2 आ रही है जिंक सल्फेट में। तो जिंक की क्या हो रही है, इट इज़ अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन हो रही है, दिस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। और अगर आप कॉपर को देखो तो कॉपर रिएक्टेंट में +2 स्टेट में है और जब इसका प्रोडक्ट बनता है तो ये कॉपर 0 स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है। इट मीन्स कि कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो कॉपर की क्या हो गई, ये इसकी रिडक्शन हो रही है। इट मीन्स कि ये हमें पता है कि दिस इज द वन ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। अगर आप इसको जनरल आयनिक फॉर्म में लिखो तो आप इस वजह से लिख सकते हो, इट इज़ द जिंक प्लस कॉपर आयन दैट इज इन एक्वस फॉर्म, एंड इस साइड आपके पास क्या है, जिंक 2+ में आ रहा है, वो भी एक्वस फॉर्म में ही है। देन कॉपर सॉलिड फॉर्म में आ रहा है, मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। हम मेन पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, जैसे अगर आप फर्स्ट पॉइंट इसमें देखो तो यू नो कि इलेक्ट्रॉन्स जो है दैट फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर, कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है कि एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, और जो करंट है, करंट आपको पता है कि इट इज़ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, वो कहाँ से है, कॉपर टू जिंक वाली साइड। तो ये मेन पॉइंट्स एक तो ये हो गया। देन सेकंड पॉइंट पे अगर आप देखो तो जैसे जैसे जिंक जोड़ अगर उसकी ऑक्सीडेशन होती जाएगी तो जब जिंक सेल आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो उस टाइम क्या होगा कि जिंक विल डिजोल्व इनटू द सॉल्यूशन। तो जिंक जैसे ही अब आपने देखा है कि इसमें हमारे पास 2 बीकर्स हैं, ओके, तो जब ये जिंक की रोड इसमें डिजोल्व हो रही है, दिस इज अ जिंक, और दूसरी साइड हमारे पास क्या है, यहाँ पे कॉपर की रोड है। इनको दोनों को हमने एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट किया हुआ है, और जैसे ही ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है यू नो इसमें क्या है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, उस दूसरे में कॉपर सल्फेट है, एंड दिस इज अ सॉल्ट ब्रिज। तो ये बेसिक आउटलाइन आपको पता है कि जैसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है तो क्या होता है, जिंक में से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अगर एक्सटर्नल सर्किट में देखें, एक्सटर्नल सर्किट में क्या चेंज आता है, इन एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट का मीनिंग है जो आपने इन 2 इलेक्ट्रोड्स को, जिंक एंड कॉपर को आपने एक्सटर्नली वायर के साथ कनेक्ट किया हुआ वोल्टमीटर के साथ, तो एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा दैट इज फ्रॉम द जिंक टू कॉपर। जिंक इसमें रोड डिप की हुई है, इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, इसकी ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन होने से क्या होगा कि जिंक आयन की कंसंट्रेशन, सेकंड पॉइंट में हम लिख सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन, जो जिंक आयन की कंसंट्रेशन है विल इंक्रीज। जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है उसमें जब बीकर लिया हुआ है उसमें जिंक की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। अगर जिंक की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है क्योंकि जिंक जो कि रोड है वो डिजोल्व होती जा रही है, और एट द सेम टाइम अगर आप कॉपर सल्फेट में देखो तो कॉपर की क्या हो रही है, यहाँ से जो कॉपर के आयन है, क्योंकि कॉपर की रिडक्शन होनी है तो कॉपर के जितने भी बीकर में आयन है वो सारे क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग ऑन दिस कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर की इलेक्ट्रोड के ऊपर वो डिपॉजिट होना शुरू कर जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो कॉपर की रोड है उसका वेट इंक्रीज होता जाएगा। इट मीन्स अगर कॉपर रिडक्शन हाफ सेल में से कॉपर के आयन जो है वो इस जिंक इलेक्ट्रोड, जो कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर अगर ये डिपॉजिट होते जाएंगे तो आपको बताया कि कॉपर आयन की कंसंट्रेशन इस रिडक्शन हाफ सेल में वो क्या करेगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्योंकि आपके पास 2 हाफ सेल्स हैं, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, एक रिडक्शन हाफ सेल है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में हमने जिंक की रोड डिप की है, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा जिंक डिजोल्व होता जाएगा, और डिजोल्व होने से जिंक आयंस हैं सॉल्यूशन में आते जाएंगे।
तो कंसंट्रेशन जो जिंक आयन की वो बढ़ती जाएगी ऑक्सीडेशन हाफ सेल में, जो आपके पास लेफ्ट साइड में बिका है। और जो राइट साइड में रिडक्शन हाफ सेल है, एट द सेम टाइम अगर जिंक की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो जो कॉपर की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि कॉपर आपको पता है जिंक में क्या है, जिंक इज कन्वर्टिंग इनटू जिंक 2+ आयन एंड 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसमें डिजोल्व होके आता जा रहा है। बट अब आप अगर उसमें देखो, कॉपर में देखो, तो कॉपर की तो रिडक्शन हो रही ना, तो जब रिडक्शन होती जाएगी तो कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, जो कॉपर आयन की कंसंट्रेशन है, जैसे अगर सारा कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट होता जा रहा है तो यहाँ से तो वो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो ओवरऑल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो प्रोग्रेस है उसको हम ग्राफिकली शो कर सकते हैं। तो आपको पता है कि जब भी आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखते हो इलेक्ट्रोड्स की, तो उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्मेट में शो करते हैं। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का टेबल भी है, वहाँ पर भी रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ही, इसमें जो एक्चुअल रियल प्रैक्टिस में रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। इसलिए हमने इसमें जो 2 कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, एक तो अलोंग द एक्स एक्सिस है, वो अपने प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन है कि जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए अपने 2 हाफ रिएक्शंस लिख रही हैं, जिंक से जिंक 2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन, वो क्या है, दिस इज द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और दूसरा है कॉपर 2+ आयन, कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब आपने देखना है कि अब रिडक्शन पोटेंशियल में आपको पता है कि जो एलिमेंट है, जो मेटल ऐसे के थोड़ा एक्ट करता है, उसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होती है, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। कि रिडक्शन पोटेंशियल दोनों की है, पर जिसकी पावर ज़्यादा है वो रिडक्शन करेगा। और इसलिए यहाँ पे जो रिडक्शन शो कर रहा है वो कॉपर वाली जो मेटल इलेक्ट्रोड है वो रिडक्शन शो कर रही है। जब आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमने एक साइड में रिडक्शन पोटेंशियल लिया, एक साइड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। और क्योंकि हमें पता है कि कॉपर की रिडक्शन हो रही है, वो ऐसे के थोड़ा एक्ट कर रही है, तो उसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगी, उसका पॉइंट हमने ऊपर शो किया है। और जो जिंक है, जिंक यू नो कि उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, उसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो वो उसका पॉइंट हम नीचे से शुरू करेंगे। जैसे ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा तो जिंक की जो रोड है इट विल स्टार्ट डिजोल्विंग, वो डिजोल्व होना शुरू हो जाएगी और उसकी जिंक आयन की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर देगी। अगर आप इस ग्राफ में जिंक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के लिए ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको पता है कि जैसे जैसे किसी की कंसंट्रेशन किसी आयन की बढ़ती जाती है, उसके बेसिस पे उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो भी बढ़ता जाता है। इट मीन्स कि अगर आप जिंक का जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हम शो कर रहे हैं 0 से स्टार्ट कर रहे हो, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ग्राफ हमारा जिंक आयन की कंसंट्रेशन का ये ऊपर को जाएगा। इस वजह से आप देख सकते हैं कि जिंक आयंस की कंसंट्रेशन जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि वो डिजोल्व हो रहा है, जैसे जैसे वो डिजोल्व होती जाएगी जिंक की रोड, उसके आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो ये जो हमने पहला ग्राफ ड्रॉ किया, दिस इज फॉर द ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए है। सकते हो कि पहले कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा थी, पर जैसे जैसे रिएक्शन होता जा रहा है तो कॉपर के आयंस जो हैं वो इसके ऊपर डिपॉजिट करते जा रहे हैं। इट मीन्स कि कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन इस रिडक्शन हाफ सेल में वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, तो हमने नस्ट इक्वेशन में ये पॉइंट डिस्कस किया हुआ है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो भी डाउनवर्ड ग्राफ आएगा, इसलिए कॉपर का जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड आता जा रहा है। इससे रिडक्शन हाफ सेल में कॉपर 2+ से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो हमने ग्राफ में रिडक्शन पोटेंशियल से ले रहे हैं, तो आपने दोनों कॉपर 2+ कॉपर ये भी रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्मेट में लिखोगे, और नीचे जो जिंक 2+ यहाँ पे भी 2+ लिखना है, 2+ से जिंक में जा रहा है, जिंक मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। और जैसे पर ऐसे के थोड़ा काम कर रही है, जैसे जैसे वो रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा कॉपर इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल कम होती जा रही है, तो ग्राफ आपका डाउनवर्ड आता जा रहा है। और दूसरी साइड ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जो आपने नोड ली है जिंक, अब जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इंक्रीज करता जाएगा। वो इसलिए कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा जिंक डिजोल्व होता जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन बीकर में बढ़ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है। इसलिए ये इसकी जो जिंक इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होती जा रही है। तो आप देख सकते हो जिंक का जो ग्राफ है वो अपसाइड जा रहा है। अब अल्टीमेटली एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे इन कॉपर इलेक्ट्रोड की और जिंक इलेक्ट्रोड की जो रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगी। वो पॉइंट आएगा जब कॉपर इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल और जिंक इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दोनों की सेम हो जाएगी। और जिस पॉइंट पे जाके इन दोनों इलेक्ट्रोड्स की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो अब तक आपको इस चीज़ की क्लैरिटी होगी कि जब भी कोई इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होता है, और इक्विलिब्रियम की स्टेज पे
उसकी जो ईएमएफ है वो ज़ीरो कैसे हो जाती है, कि दोनों इलेक्ट्रोड की जो रिडक्शन पोटेंशियल वो सेम होती है, इसलिए उनकी ईएमएफ जो है हमारे पास ज़ीरो आती है। अब हमने इसमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को, और इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे जो भी कंसंट्रेशंस होंगी दोनों इलेक्ट्रोड्स की, उसको आप क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अब इस चीज़ को समझना है कि जब भी इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तो उस पॉइंट पे जिंक एंड कॉपर आयन की जो भी कंसंट्रेशन होगी उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। सो ये अब लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की इज इक्वल टू कॉपर 2 प्लस एक्वस, क्योंकि हमें पता है कि जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तो आप इस मिडिल पॉइंट पे देख सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ द जिंक आयन विल बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द कॉपर आयन, कि एक साइड डिक्रीमेंट हुआ है, जैसे कॉपर सल्फेट में कॉपर आयन का डिक्रीमेंट हुआ है, दूसरी साइड जिंक जो आयन है वो इंक्रीज हुए हैं। तो ओवरऑल इक्विलिब्रियम की जब स्टेज हमारे पास आती है तो दोनों की जो कंसंट्रेशन होती है आपस में इक्वल हो जाती है। तो इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन होती है उनको आप लिख सकते हो जिंक 2 प्लस एक्वस, और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द जिंक एंड कॉपर आयन। और हमें पता है कि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो आप इसको इस तरह से भी, इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी मेंशन कर सकते हैं, जिंक 2 प्लस डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, ये एक्वस में है, मेंशन आप कर सकते हो। और ये क्योंकि हमें पता है कि जब इसके पास इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तो दोनों की कंसंट्रेशन फिक्स हो जाएंगी उनकी, तो ओवरऑल जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है जिंक एंड कॉपर आयन की वो इक्वल हो जाएंगी। तो अगर दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो गई तो इनकी, इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो इसमें हमने जो Kc लिखा है, Kc इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर, ये आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देगा, Kc की वैल्यू देगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का तो क्लियर हो गया। अब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को और नस्ट इक्वेशन को आपस में रिलेट करना है, इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। सो नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ये क्लियर हो गया है कि जब भी इक्विलिब्रियम आएगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रो पोटेंशियल जो सेल की है वो जीरो होगी, ईएमएफ मीन सेल की जीरो रहेगी, और जो जिंक आयन की कंसंट्रेशन, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन वो भी आपस में इक्वल होंगी। कांस्टेंट पे इन दोनों आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाती है, फिक्स हो जाती है। इसलिए हम कंसंट्रेशन ऑफ द जिंक डिवाइड बाय कॉपर, इसको हम Kc के इक्वल भी ले सकते हैं। Kc क्या है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है। अब हमने इन्हीं वैल्यूज को नस्ट इक्वेशन में फिल करना है। सेल के नस्ट इक्वेशन लिखते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हो, ई सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ द सेल देन RT बाई 2F लॉग नेचुरल की 2 इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पता है कि जो कॉपर एंड सल्फेट का कम्बिनेशन है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होते हैं वो 2 होता है, ठीक है। तो आपको पता है इस जिंक उसमें ऐसे नोड काम करती है, नोड आप ऊपर रखते हो, और कॉपर की जो रोड है वो कैथोड है, तो कॉपर की आयंस आप डिनोमिनेटर में रखोगे। तो ये हमारी नस्ट इक्वेशन हो गई है। तो जो हमने यहाँ पे वैल्यूज निकाली, ई सेल की वो 0 है और Kc की जो मोलर कंसंट्रेशन के इक्वल है, तो इस चीज़ की वैल्यूज़ को हम नस्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। ये वैल्यूज इस नस्ट इक्वेशन में फिल करो तो हमारे पास क्या आ जाता है, ई सेल की प्लेस पे हमने लगा दिया 0 और इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ द सेल माइनस RT बाय 2F और लॉग नेचुरल, यहाँ पे जो आपके पास जिंक एंड कॉपर आयन की कंसंट्रेशन की टर्म है इसके प्लेस पे आप Kc फिल कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि दोनों की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे जाके इक्वल होती है। तो इस फैक्टर के प्लेस पे हमने यहाँ पे Kc लगा दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम इसको और भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि इसमें अभी ये वाली हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 है, तो अगर आप इसकी साइड चेंज करो, ये जो है इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल आप यहीं पे रहने दोगे, बट ये वाला जो फैक्टर है इसकी अगर आप साइड चेंज कर देते हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर ऑपोजिट साइड में जब लेके जाओगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, RT बाई 2F लॉग नेचुरल Kc। इलेक्ट्रो पोटेंशियल के साथ ये रिलेट हो रहा है। इसके बाद अगर हमें पता है कि अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना होता, कि लॉग नेचुरल नॉर्मली जब हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते तो लॉग नेचुरल में नहीं करते, हम लॉग बेस 10 में करते हैं। तो इस केस में आपने क्या करना है कि 2.30 से हमने पहले भी नस्ट इक्वेशन की डेरिवेशन में पॉइंट किया था कि आपने इलेक्ट्रो पोटेंशियल एज सच लिखना है ये, देन R की जो वैल्यू होती है, R की वैल्यू क्या होती है आपको पता है 8.314, और अगर आपने इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे, और R की जो वैल्यू है R 8.314 है। देन F टेम्परेचर इसमें दैट इज़ 298 केल्विन, और आपके जो फैराडे की वैल्यू है दैट इज़ 96500। तो ये सारी वैल्यूज़ अगर आप इसमें फिल करो, R की 2.314, देन टेम्परेचर की 298, देन 2 तो इसमें ऑलरेडी रहेगा जो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है,
96500, देन सिंपल लॉग आ जाएगा Kc। अब ये जो आपके पास कैलकुलेशन, इनको अगर मल्टीप्लाई डिवाइड हम कर लें आपस में, इस फैक्टर को सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाय 2, और क्या आ जाएगा log Kc। सो जो इसकी इक्वेशन आई है हमारे पास, नस्ट इक्वेशन और इलेक्ट्रोपोटेंशियल का जो रिलेशन है वो आपके पास क्या निकल गया, 0.0591/2 log Kc। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस तरह से हमारे पास ये नस्ट इक्वेशन के साथ हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिलेट कर दिया है। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कई बार एग्जाम में आपको इसके न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। अगर आप डैनियल सेल ले रहे हो तो डैनियल सेल में अगर ऐसा कुछ आता है तो आप उसमें ई सेल की वैल्यू, ई नोट की जो वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, हमें पता है कि नॉर्मल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डैनियल सेल के लिए 1.1 होती है। क्योंकि अगर डैनियल सेल की बात करो तो उसके लिए जो कॉपर की वैल्यू है, जो हमारे पास रिडक्शन की वैल्यू, दैट इज़ +0.34, और जो इसमें एनोड की रिडक्शन पोटेंशियल है जिंक की, दैट इज़ -0.76। इन दोनों को जब आपने प्लस एंड माइनस किया था, ये इनकी वो स्टैंडर्ड वैल्यूज, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं। तो आपको पता है कि EMF जो होती है, E ऑफ द सेल, वो E कैथोड माइनस E एनोड है। इसी हिसाब से जब आपने ये कैलकुलेशंस की थी तो हमारे पास ये कितना आया था, E कैथोड कितना है 0.34, और E एनोड कितना, इसमें से माइनस करोगे वो कितना है -0.76। इसको कैलकुलेट करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा 1.10 वोल्ट। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस डैनियल सेल। तो हमें ये चीज़ पता है कि इसमें ये इसकी जो वैल्यू है वो 1.1 वोल्ट आएगी। तो इसको और भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते, EMF आपको डैनियल सेल की पता है जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो अगर इस तरह से जब हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल की वैल्यू निकाल ली है, वो कितनी है, दैट इज़ 1.1, और इसकी वैल्यू हम यहाँ पे फिल करते हैं तो इस इक्वेशन को हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई थिंक आपको EMF निकालना तो आ गया, हम इसको रब कर लेते हैं। EMF निकाल ली है, EMF ऑफ द स्टैंडर्ड डैनियल सेल, यहाँ पे आपने 1.10 वैल्यू फिल की, और यहाँ पे क्या आ गया 0.0591 log Kc, यहाँ पे है 2। अगर आपको पेपर में न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उसमें आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल की गिवन है या इलेक्ट्रोड्स की गिवन है, उनको माइनस करके आप पहले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल की कैलकुलेट कर लोगे, उसकी वैल्यू आप यहाँ पे फिल करोगे, और आपको पता है अपने Kc निकालना है, लो Kc निकालना है। को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप एक साइड में रखते हो और बाकी सारे न्यूमेरिक वैल्यूज हम दूसरी साइड ले जाएं, तो लो Kc यहाँ पे रखोगे तो 1.10 ऑलरेडी ऊपर है, 2 जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में वहाँ पे ऊपर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, और 0.059 ये इसका। तो जब आप ये सारी इस कैलकुलेशन को कर लोगे तो ये हमारे पास नियरली आ जाएगा 30। एग्जाम में हमें Kc की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आएगी, लो Kc की नहीं आएगी, तो हमने क्या करना है, इसका एंटी लॉग लेना है। तो आप मेंशन कर सकते हो बाय टेकिंग एंटी लॉग, इसका हम एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग लेने का तरीका क्या होता है कि आपने क्या करना है, जो भी डेसिमल के पहले वाली वैल्यू है उसको आपने 10 रेज़ टू द पावर कर देना। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है कि 37.28 है ना, तो 37 को आप रेज़ टू द पावर 10 कर दोगे, 10 की पावर 37 कर देनी है। क्योंकि एंटी लॉग जब भी हम देखते हैं वो सबसे पहले हम डेसिमल से स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपनी बुक में पीछे एंटी लॉग का जो टेबल बना हुआ था, जितनी भी वैल्यूज उसमें स्टार्ट होती कॉलम वाइज, वो पॉइंट से स्टार्ट होती। तो हमने क्या करना है कि 37 जो डेसिमल से पहले है, ये उसको आपने 10 रेज़ टू द पावर कर देना 37, जो भी वैल्यू आपके पास, क्योंकि न्यूमेरिकल क्या पता आपको कौन सा आना, कोई भी आ सकता है। तो आपने डेसिमल के पहले वाली जो वैल्यू है उसको 10 रेज़ टू द पावर कर देना है, और जो डेसिमल से स्टार्ट हो रहा है 0.28, ठीक है, जैसे यहाँ पे 0.288 है कुछ करके, तो इस तरह से आपने 0.28 को 8th वाले कॉलम में देखोगे। जब आप एंटी लॉग में टेबल में वैल्यूज देखोगे तो उसमें आप देखोगे इस तरह से आपके पास कॉलम्स बने होते हैं। तो जो 0.28 है उसकी वैल्यू को आपने सीरियल ऑर्डर 0.28 लोगे, उसको 8th कॉलम में जाके आपने उसकी वैल्यू देखनी है। ऐसे अलग अलग कॉलम्स होंगे, तो
8th कॉलम में एंटी लॉग की वैल्यू देखोगे, जो भी उसकी वैल्यू आएगी वो हम इसमें मेंशन कर देंगे। 0.28 का अब 8 में देखोगे तो ओवरऑल राउंड ऑफ करके अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 2 आएगा। तो हमारे पास जो इसमें केसी की वैल्यू आएगी एंटी लॉग लेने के बाद वो आएगी 2 × 10⁻37। सो आई होप आपको ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी, किस तरह से आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नर्स्ट इक्वेशन के साथ रिलेट करना है। बेसिकली पहले आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कंसेप्ट को समझना है कि इक्विलिब्रियम अटेन कब होता है, वो कब अटेन होगा जब रिडक्शन हाफ सेल एंड ऑक्सीडेशन हाफ सेल की जो रिएक्शंस है वो एक सेम रेट पे आ जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशन बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड अ नर्स्ट इक्वेशन। तो इसकी डेरिवेशन भी आपको आ सकती है या फिर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो आई होप ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इवन देन इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो हम उसको कवर कर सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो।